हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी जुनून में। दोस्तों, हमने भौतिक भूगोल प्रारंभ किया था। इससे पहले के वीडियो में मैं आपको भौतिक भूगोल, भूआकृति विज्ञान और उसका हमारा पहला टॉपिक जो हम ले रहे थे पृथ्वी की उत्पत्ति, उसको हम प्रारंभ कर चुके हैं। उस पृथ्वी की उत्पत्ति के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि पृथ्वी जो है उसकी अवस्थिति क्या है। तो पृथ्वी की अवस्थिति के बाद हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके संबंध में क्या-क्या विचार और संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी संकल्पनाएं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है दोस्तों, तो इन संकल्पनाओं में मैंने आपको बताया था कि पहले बहुत सी धार्मिक संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई। धार्मिक संकल्पनाओं के साथ साथ जब विज्ञान का विकास हुआ तो कुछ वैज्ञानिक तर्क दिए गए एवं वैज्ञानिक संकल्पनाएं दी गई। तो इन वैज्ञानिक संकल्पनाओं में जो सबसे पहली जो वैज्ञानिक विचार जो प्रस्तुत किया गया था, हमारे वैज्ञानिक विचार जो पहला प्रस्तुत किया गया, वो वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत करने वाले पहले जो महोदय थे वो थे कॉम्ते द बफन। कॉम्ते द बफन कौन थे? कॉम्ते द बफन महोदय। इन्होंने सन 1749 में अपना एक विचार दिया और इनका विचार किससे प्रभावित था? न्यूटन के नियम से। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के जो नियम थे, उन गुरुत्वाकर्षण के नियम से प्रभावित होकर के इन्होंने कॉम्ते द बफन, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे। तो फ्रेंच साइंटिस्ट कॉम्ते द बफन ने 1749 में एक पहला अपना जो नियम था, जो वैज्ञानिक विचार जो प्रस्तुत किया था, वो दिया। अब इन्होंने जो कॉम्ते द बफन महोदय थे, इन्होंने क्या विचार प्रस्तुत किया था? इन्होंने सबसे पहले ये विचार प्रस्तुत किया कि भैया पहले क्या था कि सन था, सूर्य। ठीक है, ये सूर्य जो था वो एग्जिस्ट था। अब क्यों था, कहां से आया, कैसे आया, ये इन्होंने बताया नहीं। इसके पास एक धूमकेतु आता है और वो धूमकेतु आकर के एक कॉमेट जो है, धूमकेतु कॉमेट जो है वो सन के पास आता है और आके इससे इसकी क्या हो जाती है? टक्कर। तो इसकी टक्कर से जब इस पे कोलिजन होता है इनका, तो इससे सन का कुछ पार्ट टूट के अलग अलग बिखर जाता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है और ये जो बिखरा हुआ जो पदार्थ है, यही पदार्थ बाद में ठोस होकर के, ठंडा होकर के और क्या बनता है? प्लैनेट्स या ग्रह बनता है। और पृथ्वी भी, माना ये वाला जो पार्ट है ये पृथ्वी है, तो यह भी पहले तप्त पिंड थी। क्या थी? हॉट ऑब्जेक्ट थी। ठीक है, हॉट थी, तो जब ये ठंडी हुई तो ठंडी होकर के ये ठोस हो गई और ठोस होकर के हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो ये हमारे कॉम्ते द बफन महोदय ने सबसे पहले विचार प्रस्तुत किया था। हालांकि माना जाता है कि वैज्ञानिक विचार तो पहले भी दिए गए थे, पर जो वैज्ञानिक जिसके पीछे तर्क दिया गया वो कॉम्ते द बफन ने दिया था। मगर अब कॉम्ते द बफन महोदय के बाद और भी वैज्ञानिक आए, तो उन्होंने सबने अपनी अपनी जो विचार और संकल्पनाएं दी। उन संकल्पनाओं को देखिए, हमें जब किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करना होता है, किसी भी चीज का हमें उसका वर्गीकरण करना होता है, तो उसके लिए हमें उसका कुछ आधार चाहिए होता है। तो आधार के लिए हम जितने भी विचार हैं उनको हम अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। जैसे सबसे पहले हम पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी संकल्पनाओं को दो आधारों पे, एक तो वैज्ञानिक विचार जिनके थे वो सारे क्या हो गई? वैज्ञानिक संकल्पनाएं, और जो आधुनिक संकल्पनाएं जो आज के समय में दी गई, तो इस आधार पे हम इनको विभाजित करते हैं। तो वैज्ञानिक संकल्पनाएं हमारी जितनी भी होंगी, जो जो विचार वैज्ञानिक तर्क से संबंधित हैं, वो सब वैज्ञानिक संकल्पनाएं हैं। जो आधुनिक संकल्पनाएं हैं, जो आधुनिक विचार हैं, जो कि सर्वमान्य हैं, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी।
किसमें है? आधुनिक संकल्पनाओं में। तो वैज्ञानिक संकल्पनाएं जो हमारी दी गई, जिन्हें हम कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक जो अप्रोच दी गई, उन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स में, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, ए अद्वैतवाद, बी द्वैतवाद। अच्छा, अब ऐसे कैसे हुआ अद्वैतवाद द्वैतवाद? तो जितने भी वैज्ञानिक विचार, वैज्ञानिक संकल्पनाएं दी गई, उनमें हमेशा एक बात कॉमन थी, और वो बात क्या थी कि उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए किसी तारे को जिम्मेदार माना। एनी स्टार वॉज रेस्पॉन्सिबल टू ओरिजिनेट द अर्थ। ओके, तो तारों की संख्या, अब इन सब में विभेद जो था, डिफरेंस वो क्या था? इनमें सब में डिफरेंस था कि तारों की संख्या को लेकर के। ये तो सबने माना कि तारा था, जिस तारे ने इसकी उत्पत्ति की, मगर तारा एक था, दो था या ज्यादा थे, इसको लेकर के सब में अलग अलग विचार थे। हम तारों की संख्या के आधार पर, तारों की संख्या के आधार पर हम फिर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले हैं अद्वैतवादी, अद्वैतवादी विचार वाले हैं जिन्हें कहते हैं मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट्स, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट्स, और जो द्वैतवादी थे ये हैं डुअलिस्टिक। ठीक है दोस्तों, मोनिस्टिक एंड डुअलिस्टिक। ठीक है, मोनिस्टिक देखो शब्द से ही पता चल रहा है अद्वैत। अब द्वैत मतलब होता है डबल। ठीक है, डबल मीन्स दो, और अद्वैत मतलब एक, सिंगल। तो इन्होंने तो क्या माना? सिंगल, और इन्होंने माना ड्वेल, डबल। अब इन सिंगल और डबल के बेसिस पे हम इसको एक बात और कह सकते हैं कि ये विचार जो थे वो थे कैसे? यूनिपैरेंटल। यूनिपैरेंटल मतलब एक अभिभावकीय। एक अभिभावकीय, एक अभिभावकीय मतलब इन विचारधाराओं में सभी वैज्ञानिकों ने ये माना, अद्वैतवादियों में, कि भैया पृथ्वी की उत्पत्ति एक ही, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, एक ही माता पिता जो भी माने हम, उससे हुई, इसलिए इसको कहा गया एक अभिभावकीय, यूनिपैरेंटल। जबकि जो द्वैतवादी विचारधारा थी, उनमें ज्यादातर वैज्ञानिकों ने माना कि ये एक से ज्यादा, ग्रेटर देन वन, या मोस्टली सबने माना कि डबल, दो प्लैनेट, दो तारों से, टू स्टार्स, डबल स्टार्स से इसकी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो इनके माता पिता अलग थे, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? बाईपैरेंटल, बाईपैरेंटल हाइपोथेसिस या कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बाईपैरेंटल, इसको हिंदी में बोलेंगे द्विअभिभावकीय संकल्पना। ठीक है दोस्तों, डबल पैरेंटल, बाईपैरेंटल और यूनिपैरेंटल। अब ये क्लासिफिकेशन क्लियर है कि भाई तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मोनिस्टिक एंड डुअलिस्टिक, अद्वैतवादी द्वैतवादी, यूनिपैरेंटल बाईपैरेंटल। ठीक है, अब ऐसे विचार वाले थे कौन कौन? ऐसे कौन कौन भूगोलवेत्ता वैज्ञानिक थे जिन्होंने मोनिस्टिक को सपोर्ट किया या मोनिस्टिक विचारधाराएं दी, या ऐसे कौन से थे जिन्होंने डुअलिस्टिक को सपोर्ट किया, जिन्होंने द्वैतवादी विचारधाराएं दी? तो इनमें सबसे पहले मैंने आपको नाम बताया, कामतेदावफन, सन 1749। उन्होंने भी एक ही माना था, सूर्य से उत्पत्ति हो गई, तो कामतेदावफन मानते हैं। दूसरे आते हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट को कुछ बुक्स में या कुछ जो वैज्ञानिक है वो मानते हैं कि पहली जो वैज्ञानिक संकल्पना, वैज्ञानिक विचार दिया वो इमैनुअल कांट ने दिया। कामतेदावफन आए थे 1749 में और इमैनुअल कांट ने दी थी 1755 में। ठीक है, तो इमैनुअल कांट की जो वायवीय संकल्पना जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं हम गैसियस हाइपोथेसिस, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट की वायवीय राशि संकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस।
दिस इज वायवीय राशि संकल्पना। ठीक है, अब देखिए इमैनुअल कांट के बाद जो सेकंड आते हैं, काम तो हो गए इमैनुअल कांट, जो थर्ड आते हैं वो आते हैं लाप्लास महोदय। लाप्लास महोदय की आती है निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। तो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना आई, इन्होंने 1796 में ये दी। ठीक है, इसके अलावा इसी में रॉस और लोकियर महोदय का भी योगदान था। मोनिस्टिक या यूनिपेरेंटल हाइपोथेसिस में जो मेन जो वैज्ञानिक थे होते कौन थे? द बफन, भूगोलवेत्ता, इमैनुअल कांट, लाप्लास, रॉस और लोकियर। इसमें हम दो को बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, एक है इमैनुअल कांट और दूसरा है लाप्लास। तो इनकी थ्योरीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हो गई मोनिस्टिक। अब आते हैं हम ड्वेलिस्टिक, द्वैतवादी विचारधाराओं वाले वैज्ञानिकों पे कि कौन कौन से वो थे जिन्होंने ड्वेलिस्टिक अप्रोच को सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ड्वेलिस्टिक अप्रोच में हमारे सबसे पहले नाम आता है चैम्बरलिन का। चैम्बरलिन जो थे इन्होंने ग्रहाणु परिकल्पना दी थी। ग्रहाणु परिकल्पना कौन सी होती है? प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन। तो चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना, तो चैम्बरलिन ने इसको पढ़ा, चैम्बरलिन ने इसको दिया। इसके बाद हम कहते हैं जेम्स जीन्स की, जेम्स जीन्स की ज्वारी ये परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स। चैम्बरलिन ने एक ग्रहाणु से पृथ्वी की उत्पत्ति को बताया। जेम्स जीन ने ज्वार टाइड को बेसिस बना करके और पृथ्वी की उत्पत्ति को बताया। इसके बाद मिस्टर जैफरीज जो आए, उन्होंने खुद ने कोई ऐसा विचार दिया नहीं, उन्होंने सिर्फ जेम्स जीन्स की जो विचारधारा, जो उनकी संकल्पना थी, उसमें जो कमियां रह गई थी उनको करेक्ट किया, उनमें सुधार किया और सुधार करके अपने विचार दिए जेम्स जीन्स ने। जेम्स जीन्स के बाद आते हैं रसेल महोदय। रसेल महोदय ने द्वैतारक परिकल्पना दी। द्वैतारक परिकल्पना क्या थी? बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ द रसेल। तो मिस्टर रसेल जो आए थे उन्होंने द्वैतारक परिकल्पना दी। इसके बाद आते हैं ऑटो शिमिड। ऑटो शिमिड जो थे, ऑटो शिमिड ने अंतर तारक धूर परिकल्पना दी। इन्होंने तो देखो द्वैतारक आ गया ना, ड्वेलिस्टिक रसेल के में, वैसे ही ऑटो शिमिड ने अंतर तारक धूल जो थी उसको पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार माना। इसको बोलते हैं इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ मिस्टर ऑटो शिमिड। ओके, तो हमारी 5 विचारधाराएं जो है वो द्वैतवादी की हो गई। अब इनको हम पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चैम्बरलिन को पढ़ेंगे हम सबसे पहले, चैम्बरलिन की प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस एंड जेम्स जीन्स की हम टाइडल हाइपोथेसिस, जेफरीज के विचारों को पढ़ेंगे, रसेल की हम बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे एंड ऑटो शिमिड की हम पढ़ेंगे इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस को। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे विचार हो गए। देखिए, संकल्पनाएं जितनी भी दी गई, हमारे वैज्ञानिक संकल्पनाएं हों चाहे आधुनिक संकल्पनाएं हों, उन सब के पीछे साक्ष्य तो दिए गए, पर एक वैज्ञानिक ने अगर कोई विचार रखा है तो उसको कोई ना कोई कमी उसमें जरूर रही होगी। उस कमी को अगले वैज्ञानिक ने पूरा करने का प्रयास किया। तो हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो साथ में पढ़ेंगे हम कि किस हाइपोथेसिस में क्या क्या कमी थी और उसकी क्या क्या अच्छाइयाँ थी, तो हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कांट की वायवीय राशि संकल्पना पर। तो कांट की वायवीय राशि संकल्पना को कहते हैं गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट। ठीक है दोस्तों, तो इमैनुअल कांट की वायवीय राशि संकल्पना को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं। तो आइए, कांट की वायवीय राशि संकल्पना। ठीक है, अब इन्होंने कांट महोदय जो आए इसके बारे में देखें तो ये क्या थे? जर्मन दार्शनिक थे। कांट महोदय क्या थे? जर्मन दार्शनिक थे। जर्मन दार्शनिक होने के साथ साथ इन्होंने सन 1755 में अपनी पहली
विचारधारा को इन्होंने रखा, इमैनुअल कांट बोलते ने। अच्छा, एक किस चीज से प्रभावित थे इन्होंने? जो ये वायवीय राशि संकल्पना दी, इसमें इन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों को, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण एंड गति जो थी उसके नियमों को लिया। आपको पता है न्यूटन की गति के 3 लॉ हैं, उन तीनों कानून लॉ जो है, नियम जो है, उन लॉज के आधार पे इन्होंने अपनी विचार को रखा। इमैनुअल कांट महोदय जो थे, इन्होंने ऐसा इसलिए माना गया, कामते द बफन को इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच पहले यूज में ली, क्योंकि इन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम और गति को आधार माना। सबसे पहले इन्होंने क्या माना? इन्होंने कहा कि एक दैव निर्मित आद्य पदार्थ था जिसका बिखराव पूरे ब्रह्मांड में हुआ। अब दैव निर्मित आद्य पदार्थ जो था, जिसे कहते हैं हम सुपर नेचुरली, क्या है ये? सुपर नेचुरली क्रिएटेड प्राइमोर्डियल मैटर। सुपर नेचुरली क्रिएटेड प्राइमोर्डियल मैटर था। अब ये प्राइमोर्डियल मैटर की अपनी क्या विशेषताएं थी? दैट इट वाज स्मॉल, यह छोटा था। इट वाज हार्ड, सॉलिड, सॉलिड कह सकते हैं हम, कठोर था। तीसरा, ये क्या था? कोल्ड था, ठंडा था। एंड गतिहीन था, मोशन लेस था ये। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि एक प्राइमोर्डियल मैटर था, एक दैव निर्मित आद्य पदार्थ था, उसका पूरी जगह बिखराव हुआ और इसके जो कण थे वो छोटे थे, कठोर थे, शीतल थे और गतिहीन थे। बाद में क्या होता है कि इन कणों के बीच में एक आकर्षण बल काम करने लगता है। क्या काम करने लगता है? एक अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल कह सकते हैं, या एक अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल पुल काम करने लगता है। ठीक है, एक अट्रैक्शन, आकर्षण बल काम करने लगता है। इस आकर्षण या हम इसको ग्रेविटेशनल पुल जो होता है, इसकी वजह से, ग्रेविटेशनल पुल से इनके बीच में क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताऊं, ये जैसे कण है, एक कण यहां फैला हुआ है, एक यहां है, एक यहां है। जब इनमें बिखराव था तो इनमें जब आकर्षण बल काम करता है तो ये एक दूसरे के पास आने लगते हैं। पास आने से इनमें घर्षण होने लगता है, इनके बीच फ्रिक्शन होने लगता है। इस फ्रिक्शन की वजह से आपको पता है, दो चीजों को जब रगड़ते हैं, जब उनमें फ्रिक्शन होता है तो उससे तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इन कणों के तापमान में वृद्धि होने लगती है। आकर्षण से घर्षण, घर्षण से तापमान में वृद्धि। इस तापमान वृद्धि के साथ साथ क्या होगा कि इन्होंने कहा कि जब इनके बीच में टक्कर हो रही थी तो इस टक्कर से इनके बीच में गति, भ्रमण गति का विकास होता है। भ्रमण गति इसे कह सकते हैं हम, एंगुलर मोमेंटम का प्रादुर्भाव होता है। एंगुलर मोमेंटम या फिर कहें सर्कुलर मोशन जो है, सर्कुलर मोशन वो विकसित हो जाता है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या स्टार्ट हो जाता है? सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर से एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, इनमें सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाता है इन कणों के मध्य। अब कंटिन्यू इनमें फ्रिक्शन हो रहा था, कंटिन्यू तापमान में वृद्धि हो रही थी। इस तापमान में वृद्धि के साथ साथ कंटिन्यू जब इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता रहता है तो ये सारे जो आद्य पदार्थ, जो बिखराव जिसका होता है, वो एक तप्त नीहारिका में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? एक हॉट नेबुला में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, यहां तक ये क्या था? ठोस ही था, हॉट था पर ठोस था, क्योंकि हमने देखा शुरू में छोटे, कठोर और ठोस थे। बट ये बाद में क्या हो जाता है? ये तप्त नीहारिका में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तप्त नीहारिका में कन्वर्ट होने के बाद हम इसको देखते हैं कि ये आगे जब कंटिन्यू फ्रिक्शन होता रहता है और कंटिन्यू जब गर्म होता रहता है तो होते होते फिर ये वायवीय राशि में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? गैस में।
इट कन्वर्ट्स इनटू गैस, गैस बट हॉट, गर्म गैस में, तप्त है बट है हॉट, तो ये बन जाता है हॉट वायवीय नेबुला, तप्त वायवीय नेबुला में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो तप्त निहारिका में कन्वर्ट हो जाता है, तापमान वृद्धि भी तप में। अच्छा, इन्होंने फिर आगे कहा कि इसमें कंटिन्यू जो है वो मोशन हो रहा था, एंगुलर मोमेंटम डेवलप हो चुका था, ये हॉट हो चुके थे, गैस हो चुके थे, बट हॉट होने के बाद भी, गैस होने के बाद भी इसमें घूर्णन जो था, इसका जो एंगुलर मोमेंट था वो कंटिन्यू बढ़ता जाता है और आकार भी इसका बढ़ता जाता है। तो ये बात समझ में आती है कि जब गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होता है, उनके बीच में बॉन्डिंग कम होती है, तो दूर दूर फैलते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि इसका आकार बढ़ रहा था, कंटिन्यू बढ़ने लगा, बट इसमें घूर्णन भी बहुत अधिक हो रहा था। जब मैं इसके डीमेरिट्स जब आपको बताऊंगा, जिसमें कुछ कमियां बताऊंगा, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि इन्होंने कहा था कि घूर्णन भी अधिक हुआ था और आकार भी बढ़ रहा था। ठीक है, तो घूर्णन भी होता है और आकार भी बहुत अधिक बढ़ने लगता है। अच्छा, जब कोई भी एंगुलर मूवमेंट, जब कोई भी घूर्णन गति हो रही होती है, तो घूर्णन गति में आप देखेंगे कि जब ऐसे घूर्णन गति हो रही होती है तो एक बल हमेशा केंद्र से बाहर की ओर काम करता रहता है। जैसे पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल्स पे एक बाहर की ओर एक बल कार्य कर रहा है। ठीक है, इस बल के प्रभाव में, इस बल को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? केंद्र अपसारी बल। क्या नाम है इसका? केंद्र अपसारी, केंद्र अपसारी सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है दोस्तों, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इन आद्य पदार्थ के कणों पे, या बोले तो वायवीय नेबुला जो था उस पे लग रहा था। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पहले तो इसकी घूर्णन गति बहुत अधिक है, ऊपर से इसका आकार अधिक है, और तीसरा इसमें केंद्र अपसारी बल लग रहा है, और इसके प्रभाव में इसमें से एक पार्ट निकल करके, इसमें से कुछ पार्ट निकल के एक छल्ला, जिसे बोलते हैं एक रिंग जो है, वो निकल करके अलग हो जाती है। कैसे? क्योंकि इस पे बाहर की ओर प्रेशर लग रहा था, बाहर की ओर इस पे बल लग रहा था, केंद्र अपसारी बल, तो उसके प्रभाव में ये निकल करके बाहर हो जाती है। ठीक है, अब ये जब निकल के बाहर होता है छल्ला, तो ये छल्ला भी घूमता रहता है, इसमें भी घूर्णन गति कंटिन्यू रहती है, और इस छल्ले की तरह ही क्रमागत रूप से 9 छल्ले निकलते हैं। क्या अलग होते हैं? 9 छल्ले, 9 रिंग्स अलग होती हैं। ये किसने कहा? इमैनुअल कांट महोदय ने, मैं नहीं कह रहा हूं, इमैनुअल कांट महोदय ने कहा है कि भाई एक छल्ला टूटा और उससे 9 छल्ले बन गए, 9 रिंग्स बन गए, और ये 9 छल्ले जो ये थे, ये ठोस होकर के, ये 9 छल्ले ही ठोस होकर के क्या बन गए? हमारे 9 ग्रह बन गए। ठीक है, ये 9 छल्ले जो थे हमारे, ये ठोस होकर के, हमारे कठोर होकर के, ठोस होकर के और ठंडे होकर के, और क्या बन गए? 9 ग्रह। और इनके अंदर पहले से एंगुलर मोमेंटम था ही, पहले से इनके अंदर घूर्णन गति थी, वैसे की वैसे घूर्णन गति बनी रही। और जो पदार्थ, इस जो मेन जो हमारा एक जो आद्य पदार्थ था, जो हमारे हॉट नेबुला था, उस हॉट नेबुला का जो पदार्थ जो टूट के अलग नहीं हुआ, और जो रेजिडुअल मटेरियल हमारा, जो हमारा अवशिष्ट जो बचा पदार्थ था, वो पदार्थ क्या बन गया? हमारा सन, सूर्य बन गया। ठीक है, ठीक है। इमैनुअल कांट के बाद के इस विचार को देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि हर विचारधारा का कोई ना कोई पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होगा, कुछ उसकी अच्छाइयां होंगी, कुछ उसके अंदर कुछ कमियां होंगी। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, जो वायवीय राशि संकल्पना जो दी, उसके कुछ क्या होंगे? गुण होंगे, और कुछ होंगे दोष। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं मेरिट्स, यानी कि गुणों को। वायवीय राशि संकल्पना के क्या गुण, मतलब क्या अच्छाइयां थी। पहली जो इसमें हम
अच्छा ही मान सकते हैं। वो सबसे पहले तो हम ये मान सकते हैं कि यह पहला प्रयास था जो कि सफल कहा जा सकता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने का ये पहला सफल प्रयास था जो क्या था, वैज्ञानिक आधार पर था। ठीक है, तो पहला हम क्या पढ़ेंगे कि इसकी मेरिट्स में पहला सफल प्रयास था जिसका वैज्ञानिक आधार था। दूसरा हम इसको पढ़ेंगे कि यह क्या था, इट वॉज सिंपल एंड लॉजिकल। यह एक तो सरल भाषा में समझाया गया था, समझना इसको आसान था, और दूसरा ये क्या था, तर्कसंगत था। ठीक है, तीसरा जिसे हम कह सकते हैं वो ये कि जो आगे की जो संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, जो आगे जो भी वैज्ञानिक विचार और संकल्पनाएं दी गई, उन संकल्पनाओं के लिए इसने एक आधार प्रदान किया। ठीक है, तो तीन बातें हमें इसके गुणों में शामिल कर सकते हैं। ये पहला वैज्ञानिक और सफल प्रयास था, दूसरा सिंपल और लॉजिकल था, और तीसरा ये आधार था। अच्छा, चौथा जो इसके बाद जो हम लेते हैं वो लेते हैं हम डीमेरिट्स को। डीमेरिट्स मीन्स दोष। ठीक है, तो जो कांट मुद्दे की जो वायवीय राशि संकल्पना थी, उस वायवीय राशि संकल्पना के कुछ दोष थे। जो सबसे पहले दोष लेते हैं वो तो हम इसके पहली लाइन से ही ले सकते हैं कि इन्होंने कहा कि देयर वाज ए सुपरनैचुरली क्रिएटेड प्राइमोर्डियल मैटर, दैव निर्मित आद्य पदार्थ था। पर ये दैव निर्मित आद्य पदार्थ आया कहां से, इसको ये डिफाइन नहीं कर पाए। तो पहला तो ये कि दैव निर्मित आद्य पदार्थ की उत्पत्ति कहां से हुई, इसको ये बता नहीं पाए थे। दूसरा बताया, इन्होंने कहा कि उन पदार्थों के जो दैव निर्मित आद्य पदार्थ जो थे, उनके कणों के मध्य आपस में टक्कर होने लगी। ठीक है दोस्तों, अब टक्कर होने लगी तो टक्कर के लिए इन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल जो था वो इसके लिए जिम्मेदार था, उनके मध्य जो आकर्षण बल था। तो हम ये मानते हैं कि जो दैव निर्मित आद्य पदार्थ के जो थे, उसके जो कण थे, उनके मध्य टक्कर होने में इतना समय क्यों लगा। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि उनमें बिखराव हो रहा है, वो दूर दूर तक फैल रहे हैं, यानी उनके मध्य कोई आकर्षण नहीं है। आकर्षण होता तो वो एक जगह बंधे हुए होते, और अगर आकर्षण बल था, गुरुत्वाकर्षण बल था, तो टक्कर पहले क्यों होने नहीं लगी। और अगर गुरुत्वाकर्षण बल था तो वो अब तक एक्ट क्यों नहीं कर रहा था। ठीक है, तो दूसरा हम ये कहेंगे कि इनके मध्य जो टक्कर होने लगी, उसके संबंध में वो साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में टक्कर पहले क्यों नहीं हुई। तीसरा उन्होंने कहा था कि घर्षण जो था, वो घर्षण के कारण उनके कणों के मध्य इतना अधिक तापमान बढ़ रहा था, वो इतने तप्त होते गए कि वो पहले तप्त निहारिका में परिवर्तित हुए, और उसके बाद वो गैसियस नेबुला निहारिका में परिवर्तित हो गए। मगर आप जानते हैं कि कभी भी दो कणों के मध्य, दो ऑब्जेक्ट्स के मध्य इतना घर्षण हो कि उससे इतना अधिक ताप वृद्धि हो जाए कि गैसीय नेबुला बन जाए, यह संभव नहीं है। क्योंकि आज तो साइंस विकसित हो गया, साइंस ने बताया कि इतना अधिक घर्षण नहीं हो सकता कि तापमान में इतनी वृद्धि हो जाए कि गैसीय नेबुला बन जाए। ठीक है दोस्तों, चौथा जो इन्होंने पॉइंट बताया वो हमारे न्यूटन के पहला जो नियम है उसके अगेंस्ट था। न्यूटन का पहला नियम क्या है, न्यूटन महोदय कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर रहना चाहता है, अगर वो गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील रहना चाहता है, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन और इन स्टेबिलिटी, मोशनलेस, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो या तो मोशन में है या स्टेबिलिटी है, वो कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी बाह्य बल उस पर एक्ट ना करे, जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर कार्यरत ना हो। अब इन्होंने कहा कि
इन कणों के ऊपर एक आकर्षण बल लग रहा था, इससे इनमें घर्षण हो रही थी, टक्कर हो रही थी। तो ये आकर्षण बल जो हो रहा होगा वो कैसा होगा? एक डायरेक्शन में होगा, सिंपल। बट एंगुलर मोमेंटम जो डेवलप हुआ, जिससे कि इन कणों के मन में घूर्णन जो विकसित हुआ, उसके पीछे कोई एक फोर्स रहा होगा जो किसी डायरेक्शन में लगेगा, तो उस डायरेक्शन की वजह से इनके बीच एंगुलर मोमेंटम डेवलप होना चाहिए। बट इन्होंने उस किसी भी फोर्स के बारे में नहीं बताया। इनके अकॉर्डिंग ऐसा कोई फोर्स जो था वो ये बता नहीं पाए, तो न्यूटन के पहले नियम के विपरीत था। पांचवा जो आता है वो इन्होंने बताया, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि आप जब मैं इसके डिमेरिट्स बताऊंगा तब आपको बताऊंगा कि उन्होंने कहा कि अत्यधिक घूर्णन हो रहा था, अत्यधिक गति हो रही थी, और उस गति के साथ साथ क्या हो रहा था, उसका आकार भी बढ़ रहा था। बट देखिए, अत्यधिक घूर्णन हो रहा था, घूर्णन के साथ उसका आकार बढ़ रहा था, इन्होंने कहा। बट कोणीय आवेग संरक्षण सिद्धांत जो है, कोणीय आवेग संरक्षण जो है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल थ्योरी जो है, वो कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की गति जब गति बढ़ेगी तो उसका आकार हमेशा घटेगा, और जब गति घटेगी तो उसका आकार हमेशा बढ़ेगा। देखें, तो कोणीय आवेग संरक्षण सिद्धांत के इन्होंने तो अपोजिट बोल दिया, तो ये विरोधाभास हो गया। तो अत्यधिक घूर्णन और आकार में वृद्धि एक साथ संभव नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो गैसीय नेबुला था वो तेजी से गति कर रहा था और उसके साथ साथ उसका आकार बढ़ रहा था, मगर ये पॉसिबल नहीं है। कोणीय आवेग संरक्षण सिद्धांत में ही दूसरी बात जो निकल के आती है वो ये आती है कि कोणीय आवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है कि किसी भी क्लोज सिस्टम में, किसी भी बंद तंत्र में कभी भी कोणीय आवेग ना तो जनरेट होता है, ना तो उत्पन्न होता है, ना ही समाप्त होता है, ना ही एंड होता है, बल्कि वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर होता है। ठीक है, मगर इन्होंने कहा कि उसमें कोणीय आवेग विकसित हुआ। ठीक है, अब इन्होंने कोणीय आवेग का विकास की बात कह दी, जबकि हम तो कहेंगे कि कोणीय आवेग पहले से होना चाहिए था, और पहले से होना चाहिए था वो एक कण से दूसरे कण में ट्रांसफर हो जाता। बट उन्होंने कहा कि कोणीय आवेग का विकास हुआ। तो क्लोज सिस्टम के अंतर्गत कभी भी कोणीय आवेग ना तो विकसित होता है, ना समाप्त होता है, बल्कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से कांट महोदय की जो वायवीय राशि संकल्पना थी उसमें ये कमियां पाई गई। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज आपको कांट महोदय की वायवीय राशि संकल्पना को बताया और सारी संकल्पनाओं का क्लासिफिकेशन बताया। अगला जो हम लेंगे, अगले वीडियो में लेंगे हम लाप्लास महोदय की निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा लें, इससे आपको नोटिफिकेशन आता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर जरूर कर दें। ओके दोस्तों।